तो यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की, तो कार्बोहाइड्रेट्स को वर्गीकृत करने के यानी कि उसे बांटने के कई आधार हैं। तो सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा आधार है स्वाद के आधार पर, यानी कि स्वाद के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुगर यानी कि शर्करा, और दूसरा है नॉन शुगर यानी कि अशर्करा। तो यदि हम बात करें शुगर यानी शर्करा की, तो ये स्वाद में मीठे और जल में विले ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इत्यादि। वही हम बात करें अशर्करा की, तो ये स्वादहीन होते हैं, यानी कि इनका कोई स्वाद नहीं होता, जल में अविलेय तथा अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जैसे बात करें एग्जाम्पल में सेलुलोज, स्टार्च इत्यादि। तो यहाँ पर मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, अक्सर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्वाद में मीठे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी शर्कराएं होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं अशर्करा। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया स्टार्च और सेलुलोज। तो जो स्टार्च होता है पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, जबकि जो सेलुलोज है वो पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। दूसरी विधि है इन्हें वर्गीकृत करने की, वो है अपचायक क्षमता के आधार पर, यानी कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा गया। तो सबसे पहला है अपचायक शर्करा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा है अनअपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अपचायक शर्करा क्या होती है? तो अपचायक शर्करा वे होती हैं जो कि अपचयित होती हैं, यानी कि ये टॉलन अभिकर्मक, रीजेंट अभिकर्मक से क्रिया करती हैं और अपचयित होती हैं। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, ये सभी चीजें हम आगे वीडियो में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको देखिएगा। तो हमारा फेलिंग सोल्यूशन है CuO और टॉलन अभिकर्मक है Ag2O। तो जो अपचायक शर्करा होती हैं ये क्या करती हैं, इन्हें अपचयित कर देती हैं, यानी कि Ag2O को Ag में सिल्वर में अपचयित करती हैं, जबकि CuO को कॉपर में अपचयित करती हैं। तो किन किन शर्कराओं में अपचायक क्षमता पाई जाती है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सभी में अपचायक क्षमता पाई जाती है। जनरली जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वे सभी क्या होती हैं, अपचायक शर्करा होती हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या करती हैं, टॉलन अभिकर्मक हो या फेलिंग अभिकर्मक हो उनको अपचयित करती हैं। तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे वीडियो में जैसे जैसे बढ़ेंगे जानेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही हम बात करें अनअपचायक शर्करा यानी कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में, तो जो अनअपचायक शर्करा होती है न तो फेलिंग विलियन में रिड्यूस होती है, न ही आपके टॉलन अभिकर्मक में रिड्यूस होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सुक्रोज है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप एक एक दो एग्जाम्पल अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा की याद कर लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण के हमने दो आधार पढ़े। पहला है स्वाद के आधार पर, जिसमें कि शर्करा और अशर्करा के बारे में हम लोगों ने बात किया। दूसरा है अपचायक क्षमता के आधार पर, जिसमें कि हम लोगों ने अपचायक शर्करा तथा अनअपचायक शर्करा के बारे में जाना। वहीं कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत करने का तीसरा आधार है जल अपघटन के आधार पर, यानी कि जल में जब इन्हें घोलेंगे तो वो किस आधार पर टूटते हैं, यानी टूटते हैं या नहीं टूटते हैं, और यदि टूटते हैं तो कितने भागों में टूटते हैं। तो इस आधार पर यानी कि जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को तीन वर्गों में बांटा गया। तो पहला जो वर्ग है यानी कि जो पहला प्रकार है वो है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं ये जल में विलय होते हैं, परंतु इनका जल अपघटन नहीं होता। कहने का मतलब ये जल में तो घुलते हैं, परंतु जल में जब इन्हें घोला जाता है तो ये टूटते नहीं है। और जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं ये ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2nOn, या फिर जैसा कि हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला पढ़ा था CxH2O का होल y। सेम वही चीज है, यहाँ पर x और y की जगह हम n भी रख सकते हैं। तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं उन्हें कार्बन की परमाणु संख्या के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मोनोसैकेराइड हैं उनमें कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 तक होती है। आप नोट कर लीजिए कि मोनोसैकेराइड में कार्बन की संख्या कितने से कितने तक होती है, 3 से लेकर 7 तक होती है। तो यदि कार्बन की संख्या 3 है तो इन्हें हम बोलेंगे ट्राइओजेस, 4 है तो उसे बोलेंगे टेट्रोजेस, 5 है तो बोलेंगे पेंटोजेस, और 6 है तो उसे बोलेंगे हम हेक्सोजेस, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं। तो जो ट्राइओजेस होंगे उनका फार्मूला होगा C3H6O3,
टेट्रोजिस का होगा C4H8O4, पेंटेजिस का होगा C5H10O5 और हेक्सोसिस का होगा C6H12O6। और हेक्सोसिस के अंतर्गत ही आपके आएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज इत्यादि। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है, दोनों का फॉर्मूला तो आपका क्या है, C6H12O6 है। लेकिन जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप दो तरह के पाए जाते हैं। किसी में पाया जाता है एल्डिहाइड और किसी में पाया जाता है कीटोन। तो जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है उसको हम बोलते हैं एल्डोजेस, और जिसमें कीटोन समूह होता है उसे बोलते हैं हम कीटोजेस। जैसे एल्डोजेस का एग्जाम्पल ले तो ग्लूकोज हो गया, और वहीं कीटोजेस का एग्जाम्पल ले तो हो जाएगा फ्रक्टोज। क्योंकि दोनों का फार्मूला C6H12O6 है, परंतु अंतर क्या है, जो आपका ग्लूकोज है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और जो आपका फ्रक्टोज है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। तो ये तो बात हुई मोनोसेक्राइड की। वहीं जल अपघटन के आधार पर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो दूसरा प्रकार है वो है ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड बनते हैं। यानी कि जब भी हम ओलिगोसेक्राइड को वाटर में घोलते हैं तो ये अपघटित होकर 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि जितने भी ओलिगोसेक्राइड हैं इनका निर्माण मोनोसेक्राइड से होता है। तो कितने मोनोसेक्राइड से होता है, 2 से लेके 10 तक। यदि ओलिगोसेक्राइड का निर्माण 2 मोनोसेक्राइड अणुओं से होता है तो उसे हम बोलते हैं डाइसेक्राइड। यदि 3 मोनोसेक्राइड अणुओं से होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। 4 अणुओं से होता है टेट्रासेक्राइड। 5 अणुओं से होता है तो पेंटासेक्राइड। इस आधार पर हम बांटते हैं। तो ओलिगोसेक्राइड आपके कई प्रकार के होते हैं, यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार के होते हैं। तो इसलिए जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने जिस अणु से मिलकर बने हैं, यानी कि जिस मोनोसेक्राइड से मिलकर बने हैं उन्हीं अणुओं में टूट जाते हैं। तो यदि हम डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल लें तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी क्या है, डाइसेक्राइड है। तो आपके जो सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, इन तीनों का फार्मूला होता है C12H22O11। बस अंतर ये होता है कि ये अलग अलग मोनोसेक्राइड के अणुओं से मिलकर बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज का निर्माण हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। तो जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। वही हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसका भी जल अपघटन जब करते हैं तो ये 2 ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। वही हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर, यानी दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे हम बोलते हैं लैक्टोज। और ये जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, यानी कि इसका एक अणु है ग्लूकोज और दूसरा जो अणु मोनोसेक्राइड का है वो है गैलेक्टोज। तो लैक्टोज का भी जब हम जल अपघटन करेंगे तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी ओलिगोसेक्राइड हैं इनका निर्माण मोनोसेक्राइड से हुआ है, और जितने मोनोसेक्राइड से हुआ है उस आधार पर ओलिगोसेक्राइड को बांटा गया है। और ये जो ओलिगोसेक्राइड हैं जब इन्हें जल में घोलते हैं तो ये जितने मोनोसेक्राइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं उतने ही मोनोसेक्राइड अणुओं में टूट जाते हैं। वही हम बात करें जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के तीसरे प्रकार की, तो वो है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कि जल अपघटन करने पर ये अनेक मोनोसेक्राइड अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि जब 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड अणुओं में टूटेगा तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड, लेकिन 10 से अधिक मोनोसेक्राइड अणुओं में टूटेगा तो उन्हें हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जो ओलिगोसेक्राइड है वो भी जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड में टूटते हैं, पॉलीसेक्राइड भी जल अपघटित होकर मोनोसेक्राइड में टूटते हैं। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, तो दोनों में अंतर यही है कि जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं वो 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड अणुओं में टूटते हैं, जबकि जो पॉलीसेक्राइड है ये 10 से अधिक जितने भी मोनोसेक्राइड में टूट सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। वही एग्जाम्पल के रूप में ले हम पॉलीसेक्राइड का, तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सभी क्या है, पॉलीसेक्राइड है। तो यदि हम बात करें स्टार्च और सेलुलोज का, तो इनका फार्मूला है C6H10O5। चूंकि ये पॉलीसेक्राइड है इसलिए इसके बाहर होल N भी लगाते हैं। तो यदि हम जब इनका जल अपघटन करते हैं तो जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जल का एक ही अणु लेते हैं, ठीक है। तो जल का एक अणु लेंगे तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 अणु है, ऑक्सीजन के 5 है। तो हाइड्रोजन
का 2 अणु और बढ़ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 1 अणु और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम जब ब्रेक करेंगे तो आएगा हमारा C6H12O6, यानी कि यह ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। तो याद रखिएगा जो स्टार्च है अनेक ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। ये हम नहीं कह सकते कि इतने अणु होते हैं, तो जो स्टार्च है वो ग्लूकोज के लाखों करोड़ों हजारों अणुओं से मिलकर बना है।